जय हिंद एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चंस में कंट्री वाइज टॉपिक्स में कहाँ एलिमिनेशन वर्क करता है और कहाँ बिल्कुल नहीं करता है। और एक मैं ऐसा एक पेज का लॉजिक सिस्टम आपको बताऊंगा डेवलप करना, जिसको अगर आपने बना लिया तो कोई भी कंट्रीज वाले क्वेश्चंस आ जाएँ कहीं भी कैसा भी आपसे एक बार में बन जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। इस तरह से कुछ वो नोट्स हैं मेंबर कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के जो मैंने डेवलप किए हैं। आई विल टेल यू ये किस तरह से आप बनाना है खुद का। सो आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन कंट्री वाले क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, चलो। बट पहले मैं बताता हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक को कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ कभी मत करना। ये क्वेश्चन आया था 2025 में, हाउ मेनी अबव आर मेंबर्स ऑफ नेटो। अब देखो, एक लॉजिक है जो काफ़ी लोग बताते हैं जो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, कि बी या सी टिक कर दो, सारे तो सही होंगे नहीं तो डी कट जाता है। देखो, इस तरह के लॉजिक के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये रिस्की होता है। बात ये है, तो इस तरह के रिस्क लेना मैं कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए। उसी की जगह अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, हाउ मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मैंशनड इन मीडिया फॉर लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब यहाँ जो एलिमिनेशन है ना वो आसान है लगाना। इटली इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो हमने देखा 1 और 2 ऑप्शन ए पे है। सो उससे ही हमको एक आइडिया लग गया, क्योंकि ये दोनों कंट्री न्यूज़ में है, लो बर्थ के कारण ये बहुत न्यूज़ में था। सो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये 2024 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। सो इस तरह का नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकन कंट्री लेस डेवलप्ड है, तो वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन इज़ नॉट अ इशू। सो इस तरह से ना एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है जहाँ आपको प्रॉपर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब ऑप्शन हो ओनली 4, ओनली 5, ऑल 6, सो हम इस तरह से लॉजिक पे रिलाई नहीं कर सकते। देखो, जब एग्जाम में बैठे हो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और आपने मान लो बी लगा दिया और आपका सही भी हो गया, सो आप ये खुश नहीं हो सकते हो। यहाँ पर रिस्क क्या है कि अगर आपने एक बार कर दिया और तुक्का लग गया तो ठीक है, बट नहीं लगा तब क्या करोगे। इसलिए हर साल जब एक क्वेश्चन आ ही रहा है, आप देखोगे 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आया ही आया है जो कंट्रीज पे आता ही आता है। सो ये एक ऐसा पैटर्न हो गया है जो कन्फर्म है आएगा ही। सो मैं मानता हूँ एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो कि अगर एक साल आपका तुक्का लग रहा है, दूसरे साल नहीं लग रहा, तो इससे अच्छा है एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लो कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप हर साल उसको सही कर सको। ठीक है, ठीक है। सो इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। जैसे सपोज करो अभी क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन कल को इवॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बोथ नेटो एंड यूरोपियन यूनियन। अब नेटो तक तो ठीक है, लगा लिया। अब यहाँ कैसे लॉजिक लगाओगे? क्रोएशिया, इटली, हंगरी, आर्मेनिया एंड बेलारूस। अब आपको अगर ये भी पता है नेटो, तुक्का कैसे लगाओगे यूरोपियन यूनियन के मेंबर है कि नहीं। हो सकता है ना यूपीएससी कल को इस तरह से भी हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछ ले, मैं इससे भी टफ एक क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ। पॉइंट ये है मेरा कि जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा उसको अगर आपने सीख लिया, और जो यूपीएससी एक्चुअली में चाहता है करना, क्योंकि देखो यार एलिमिनेशन टेक्निक्स पे इतने सारे लोगों ने इतने वीडियोस बनाए हैं, यूपीएससी भी अब इवॉल्व हो रहा है, एक रैशनल पेपर रैशनल अप्रोच में वो एग्जाम कराना चाहता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि हम ऐसा क्या करें कि जब हर साल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम क्या डेवलप करें कि हम पेपर निकाल ही लें। जैसे आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस 2020 में, ऑल 4 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20। चार कंट्रीज के सेट है, आपको बताना है कौन से 4 हैं जो G20 के मेंबर ही हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको नॉलेज चाहिए, आपको ऐसा याद होना ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लगा लो एलिमिनेशन, कर ही नहीं सकते इसमें एलिमिनेशन। इसी तरीके से आप अगर हद से ज़्यादा एलिमिनेशन करोगे भी तो एक ऑप्शन काट लोगे, बट बाकी 3 बचे रहेंगे। लेकिन इटली, जापान, नाइजीरिया, एजिंग पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आया, यहाँ पर आप एलिमिनेशन इजीली लगा सकते हो। ये क्वेश्चन अभी टफ हो जाता कब, अगर यहाँ ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 दिया होता। ये जो ओनली 1 वाला पैटर्न है ना, इस पैटर्न का पर्पज़ ही यही है, एलिमिनेशन टेक्निक को रिड्यूस करना। प्रॉब्लम ये होती है इस नए पैटर्न में, कई बार आंसर हमारे सही हो जाते हैं, हमसे नहीं बनता तो भी, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। सो मैं चाहता हूँ कि आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो और आपका एक अटेम्प्ट प्रीशियस है, तो उसके लिए एक ऐसी मेथड डेवलप करो जिससे आप ऐसी गलती ना करो। तो चलिए अब मैं आता हूँ उस पर अप्रोच पे कि आप किस तरीके से अपने 1 या 2 पेज के नोट्स बनेंगे मैक्सिमम, उस अप्रोच को लगाओ। और मैंने ऐसे ही सारी कंट्रीज़ को याद किया था, सो आपको भी याद हो जाएगा। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि मैंने वो किस तरीके से डेवलप किया। यहाँ ध्यान से देखो, कुछ कंट्रीज आप देखोगे तो वो मैक्सिमम पार्ट होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का, IMF, वर्ल्ड बैंक, नेटो, G20, OECD, ऐसे G7, G20, हर एक की मेंबर होती हैं कुछ कंट्रीज। उनमें से कुछ कॉमन कंट्रीज होती हैं USA, फ्रांस, ठीक, जर्मनी,
इटली, ब्रिटेन, जापान, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स का मेंबर है इंडिया, चाइना, रशिया। सो जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा मेजर हैं, एक वो ध्यान रखना है। दूसरा, कौन सी कंट्रीज अलाय हैं। अगर कहीं यूएसए मेंबर है तो हाई चांसेस हैं कि यूके भी मेंबर है, फ्रांस भी मेंबर है, क्योंकि ये अलाइज हैं। इसी तरीके से अपोजिट्स, कहीं पर अगर रशिया मेंबर है तो देर इज़ अ चांस कि यूएसए मेंबर ना हो, या यूएसए मेंबर है तो हो सकता है कि चाइना मेंबर ना हो। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कौन से एनवी करते हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, और कौन से अलाइड फोर्सेस हैं। दूसरा, याद करो ग्रुपिंग्स से। जैसे आपको अगर सारी G7 कंट्रीज याद है, अब आपको G20 याद करना है, तो आपको ना नए से कुछ नोट्स नहीं बनाने, आप बस उसको G7 याद रखो और G7 प्लस G20 के जो एक्स्ट्रा नाम है उनको याद कर लो। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, ब्रिक्स देखो, ब्रिक्स बहुत न्यूज़ में है, तो याद कर लो कि कौन से ब्रिक्स में है कौन से नहीं। तो रेदर देन इंडिविजुअल हर एक ग्रुपिंग के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अलग अलग कंट्रीज़ की पूरी लिस्ट तैयार करो, यू स्टार्ट क्लबिंग देम। जैसे जो नेटो वाला क्वेश्चन आया था ना, मैं इसका ये आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ कैसे याद करना था कि ये क्वेश्चन एक बार में बन जाता। आपको याद ऐसे रखना था कि जो नेटो कंट्रीज़ है ना, उसके जो मेंबर्स हैं वो यूरोप के हैं मोस्टली, उसके साथ ही साथ नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ मेंबर हैं उसकी। अब अगर आप मैप देखोगे ना, तो नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, 5 कंट्रीज़ होती हैं, आयरलैंड, ठीक है, सॉरी आयरलैंड नहीं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 5 कंट्रीज़ होती है नॉर्डिक कंट्रीज़। ओके, बाल्टिक कंट्रीज़ का लॉजिक याद रखना, बाल्टिक कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, ये स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, हर्जेगोविना, ये वाला जो ग्रुपिंग है ये है बाल्टिक कंट्रीज़ का। तो अगर आपको ये याद है ना कि बाल्टिक कंट्रीज़ और नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं नेटो की, सो आप इजीली एलिमिनेट कर पाते उन कंट्रीज़ को जो इसकी मेंबर नहीं है। इस तरीके से अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप चीज़ों को बेहतर याद कर सकते हो। जैसे मैं आगे चल के और बताता हूँ, सपोज OECD कंट्रीज़ हैं, तो OECD में आप ऐसे याद रख सकते हो, पैसिफिक कंट्रीज़ प्लस लैटिन प्लस इजराइल, इजराइल अलग से याद कर लिया, तो इस तरीके से याद हो गया। जैसे G20 कंट्रीज़ हैं, तो इसका एक निमोनिक भी है, बिग सेट इन, इंडिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ठीक है, टर्की है, फिर उसको साथ में ग्रुपिंग भी कर लो कि ये किसका और भी पार्ट है, तो नेटो का भी पार्ट है, ठीक। अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में मान लो इटली है, जापान है, तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ अगर मान लो डेवलप्ड हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी जो दोनों में सेम होंगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं, जैसे कि लो बर्थ रेट, फर्टिलिटी इश्यूज़। रशिया डेवलप्ड है बहुत, तो उस पर भी ये सेम प्रॉब्लम होगी। तो जो कंट्री सिमिलर टाइप की है ना, उन पर सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगी, उसके साथ उनको ऐसे क्लब कर लो। जैसे USA सबका पार्ट है, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, बस जो अलग है उनको एलिमिनेट करने के लिए अपना नोट्स बना लो कि जापान इसमें अलग हो जाता है, वो इसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन वो बाकी 3 का पार्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया है, वो G7 का पार्ट नहीं है। बस इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए एक नोट्स बना लो। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, इंटरनेट का यूज़ करो, बस कंट्रीज़ की ग्रुपिंग बना लो। जैसे एशियन टाइगर्स किनको कहा जाता है, तो जो आशियान कंट्रीज़ हैं वो एशियन टाइगर्स कही जाती हैं। तो सारी कंट्रीज़ का नाम एज ए एशियन टाइगर याद कर लो, प्लस नॉर्डिक का नाम याद कर लो, नॉर्डिक कौन सी 5 हैं। इसका मैं चाहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट करोगे पूरा एक डिटेल में चार्ट कि कौन सी ग्रुपिंग्स है। जैसे याद रखो शिया ग्रुपिंग्स कौन सी है कंट्रीज़ की, सुन्नी ग्रुपिंग्स कौन सी हैं, क्योंकि जब आप एशिया, वेस्ट एशिया का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि यमन एंड ईरान आर गुड फ्रेंड्स, बट सऊदी अरब के साथ ईरान के रिलेशन सही नहीं है और यमन के भी रिलेशन सही नहीं है। अगर यमन के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं तो ऑब्वियसली इजराइल के साथ सही नहीं होंगे। सो इस तरीके का एक प्रॉपर लॉजिकल चार्ट बनाओ। व्हाट यूपीएससी इज़ एक्सपेक्टिंग ना, कि हम एज ए स्टूडेंट जब वो पेपर देने जा रहे हैं तो ये एक रैशनल और लॉजिकल अप्रोच हमारे पास डेवलप्ड हो, बस ये चाह रहा है। अब जैसे मैं आपको एक इसका लॉजिक दिखाता हूँ, क्वेश्चन पे ही चलते हैं वापस। तो अब देखो क्वेश्चन पे नेटो पूछा है ना, अब यहाँ कंट्रीज़ को हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। स्वीडन रिसेंटली न्यूज़ में था। स्वीडन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ वॉर से रिलेटेड जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो वो चाहता था कि वो मेंबर बन जाए, तो रिसेंटली मेंबर बना। तो स्वीडन सबको पता है, ठीक है। क्रोएशिया इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ यूरोपियन यूनियन भी और नेटो भी। बट यहाँ आपको अगर ध्यान से देखोगे ना कि आपको एलिमिनेट करना है, तो आप ये पाओगे ना तो ऑस्ट्रिया और ना ही सर्बिया, ना ये बाल्टिक कंट्रीज़ के पार्ट हैं और ना ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के पार्ट हैं। इस सिंपल लॉजिक से भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। सो इस तरह का दो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बट जो अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की,
वो सिर्फ यही है कि आप इस तरह से एक चार्ट तैयार करो सारी कंट्रीज़ का, कि इस तरह से अगर अप्लाई करोगे ना लॉजिक को तो डेफिनेटली बनेगा। ये सीखो करना कि ग्रुपिंग्स को जोड़ो। जैसे कि मेरे को याद करना है ब्रिक्स, तो मेरे को ब्रिक्स याद करने के लिए क्या करना होगा, ये देखना होगा और कौन सी कॉमन ग्रुपिंग्स हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी याद कर सकता हूँ, G20 के कितने मेंबर्स हैं जो ब्रिक्स का पार्ट है। ओके, तो G20 की ये 4 कंट्रीज प्लस दिस, इससे क्या होता है आपकी ना पैरेलल में सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज मैच होती रहती हैं, रिवाइज होती रहती हैं। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर कोई भी इररेलेवेंट से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो वो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 नहीं देगा, वो प्रॉपर एलिमिनेशन कराने का ऑप्शन भी देगा यूपीएससी। बट कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पूछ सकता है, यूरोपियन यूनियन पूछ सकता है फ्यूचर में, नेटो पूछ सकता है, OECD पूछ सकता है, G7 पूछ सकता है, G20 पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी इररेलेवेंट से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नहीं पूछेगा। सो इस तरह से आप एक 1 पेजर नोट्स तैयार करो बिफोर प्रीलिम्स 2026, बिकॉज ये तो कंफर्म मान लो 2 नंबर आपके पक्का है 2026 में भी एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से आने ही वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली मेंबर्स पूछे जाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड पिछले 5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। सो आज की वीडियो में यही मेरा ऑब्जेक्टिव था बताने का कि एलिमिनेशन को वाइजली चूज़ करना होता है हमें एग्जाम हॉल में, कि हमारे नेगेटिव्स ज़्यादा ना हो, तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस पे एलिमिनेशन नहीं लगाना है। जैसे इस तरह के नेटो वाले क्वेश्चंस पे हमें एलिमिनेशन नहीं लगाना है, कोई कुछ भी सिखाए, बट जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव थिंग आपको पेपर के टाइम ध्यान रखनी है ना, अगर आप 6 स्टेटमेंट में कम से कम 4 स्टेटमेंट्स को लेकर श्योर शॉट नहीं हो, आप एलिमिनेट मत करो। जैसे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 आपको कंफर्म पता है, 1 में डाउट है, तो आप रिस्क ले सकते हो कि मे बी ओनली 2 इज करेक्ट। बट इतने सारे जब कंट्रीज दिए होते हैं ना, 6 कंट्रीज, तो वहाँ पर एलिमिनेट करना इज़ अ टफ कॉल, खासकर इस नए पैटर्न पे। सो बस इस चीज़ को ध्यान में रखो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से।